साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप निर्मोह भाव से लगाइएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी है प्यारे साथियों? यकृत। इसे इंग्लिश वाले विद्यार्थी लीवर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है, मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ी मिश्रित जो ग्रंथि है इसका नाम बताएंगे अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं साथियों? पैनक्रियाज। तो क्या पढ़े? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है साथियों? पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। ओके, चलिए और डिटेल डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें यकृत की, तो प्यारे साथियों यकृत किसका स्त्रावण करता है? तो यकृत के द्वारा स्त्रावण का कार्य किया जाता है पित्तरस का। किसका बताएंगे? पित्तरस का स्त्रावण करता है। लेकिन याद रखना, पित्तरस का संचय कहाँ पर होता है साथियों? पित्तरस का संचय होता है पित्ताशय में। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। इसके बाद में इसका गॉल ब्लैडर बोलते हैं साथियों। बात करें यकृत की, तो यकृत की कार्यात्मक इकाई क्या है? यकृत की कार्यात्मक इकाई क्या है प्यारे साथियों? यकृत की जो कार्यात्मक इकाई है इसे बोलते हैं, याद रखना, हिपैटिक लॉब्यूल। हिपैटिक लॉब्यूल बोलते हैं, हिपैटिक लॉब्यूल बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, तो हिपैटिक लॉब्यूल किसकी कार्यात्मक इकाई है? यकृत की। यकृत किसका स्त्रावण करता है साथियों? पित्तरस का स्त्रावण करता है। पित्तरस का संचय कहाँ पर होता है मेरे प्यारे साथियों? पित्ताशय में संचय होता है, गॉल ब्लैडर में संचय होता है। अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है साथियों? बताना, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों और डिस्कस करते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्त्रावण होता है? हार्मोन्स पूछा गया है साथियों, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों रिलैक्सेशन। क्या पूछेगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा? रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन जो है याद रखना, वो मादा जनन अंग से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन में, हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देख लीजिए, सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए, कमेंट करिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है याद रखिएगा, यह मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। सर यह सेरिब्रम कहां पर होता है? मेरे प्यारे साथियों यह हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है। ओके, चलिए थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन इसमें कर लेते हैं हम। प्यारे साथियों अगर बात करें मानव मस्तिष्क की, तो मानव जो मस्तिष्क है इसके कितने पार्ट होते हैं साथियों? इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम क्या है बताएंगे? अग्र मस्तिष्क। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? मध्य मस्तिष्क। तीसरे पार्ट का नाम क्या है साथियों? पश्च मस्तिष्क। क्या है बताएंगे? पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कितने पार्ट होते हैं? अच्छा, इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी ध्यान रखना, मानव मस्तिष्क जो है ये 3 भागों में डिवाइड है। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और पुनः देखिए, जो मानव मस्तिष्क है ये 3 भागों में डिवाइडेड है। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है, जिसे हमने अग्र मस्तिष्क लिख रखा है, अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं याद रखना फोर ब्रेन। जो आपने मध्य मस्तिष्क लिख रखा है इसे बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो पश्च मस्तिष्क आपने लिख रखा है इसे हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों जो हमारा अग्र मस्तिष्क है यह 2 भागों में डिवाइड होगा। यह जो अग्र मस्तिष्क है 2 भागों में डिवाइड होगा, और यह 2 भाग कौन से होंगे? तो पहला होगा साथियों सेरिब्रम। क्या होगा साथियों? सेरिब्रम।
सेरिब्रम के बारे में बात कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क के अंदर जो सेरिब्रम होता है यह हमारे सोचने, समझने, चिंतन आदि के लिए उत्तरदायी क्या होता है बताएंगे, याद रखना सेरिब्रम होता है। इसके साथ साथ में सेरिब्रम जो होगा याद रखना मनुष्य के अंदर जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जितनी भी याद रखना ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आपका अभी पढ़ना, आपका अभी लिखना, आपका अभी सोचना, याद रखना हमारा अभी बोलना, चलना फिरना, यह जो गतिविधियां होती हैं ऐच्छिक होती हैं साथियों। और ऐच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण कौन रखेगा, सेरिब्रम रखेगा। ओके, इसका दूसरा पार्ट जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसको हम बोलते हैं डायसेफेलॉन। जी हाँ, हमारे फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या है बताएंगे, डायसेफेलॉन है, डायसेफेलॉन है साथियों। और जो डायसेफेलॉन है ये याद रखना दो भागों में डिवाइड होगा। पहले पार्ट को हम बोलेंगे, याद रखिएगा, थैलेमस। क्या बोलेंगे साथियों, थैलेमस बोल देंगे। और दूसरे पार्ट का नाम क्या बताएंगे, हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस के नाम से जानेंगे, थैलेमस के नाम से जानेंगे। इन दोनों पार्ट के बारे में पढ़ लीजिए, याद रखिएगा। जो हमारा थैलेमस होता है याद रखिएगा यह ताप नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। वहीं बात करें हाइपोथैलेमस किसके लिए उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा, तापांतर। जी हाँ, हमारा तापांतर, ठंडा गर्म पहचानने की क्षमता, भूख लगने की क्षमता, प्यास लगने की क्षमता, साथ में बात करें प्रेम, घृणा इत्यादि के लिए क्या उत्तरदायी बताएंगे, हाइपोथैलेमस उत्तरदायी है। क्लियर है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अग्र मस्तिष्क कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है, सेरिब्रम में डिवाइड है और डायसेफेलॉन में डिवाइड है। सेरिब्रम क्या काम करेगा, मानव शरीर के अंतर्गत याद रखिएगा जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं इनको नियंत्रित करेगा। इसके साथ साथ में बात करें जो मनुष्य के अंदर बोलेंगे, याद रखना ऐच्छिक क्रियाएं जैसे कि बात करें बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, यह जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, साथ में सोचने, समझने, चलने फिरने इत्यादि कार्यों के लिए सेरिब्रम उत्तरदायी होता है। इसके साथ बात करें डायसेफेलॉन कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस होगा और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्रेम, घृणा इत्यादि के लिए उत्तरदायी होता है साथियों। तो ऐच्छिक क्रिया जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऐच्छिक क्रियाओं के लिए क्या उत्तरदायी होगा साथियों, सेरिब्रम उत्तरदायी होने वाला है। आई होप सो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। तो ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है मानव शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो तापक्रम नियंत्रित के लिए हमने बोले थे, याद रखना, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से साथियों यही तापक्रम नियंत्रित करेगा। जी हाँ, एक बार पीछे वाले लेक्चर को देख लीजिए। ये डायसेफेलॉन के अंदर याद रखना जो हाइपोथैलेमस है यह प्रेम, घृणा, भूख, प्यास और याद रखिएगा साथ में हम बात करें तो ताप नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जामिनेशन में जो पिछले बार का एमपी पुलिस का जो एग्जामिनेशन था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। जी हाँ, इसके दो कार्य होते हैं साथियों। अमीबा का जो भोजन का अंतर्ग्रहण है ये किसके माध्यम से होता है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि अमीबा के लिए चलने के लिए, अमीबा में चलने के लिए क्या उत्तरदायी है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है और अमीबा के चलने के लिए क्या उत्तरदायी है। दोनों का राइट आंसर होगा साथियों कूटपाद। क्या होगा साथियों, कूटपाद। आपको समझाते हैं कि ये कूटपाद क्या है साथियों। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए कि ये अमीबा है, मानना है आपको, ओके मानना है भाई, तो मानना है तो याद रखना ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं इनको कूटपाद बोलते हैं। और जो भोजन का अंतर्ग्रहण अमीबा करेगा वो इन्हीं क्षेत्रों से करेगा, इन्हीं क्षेत्रों से जो अमीबा है अपने भोजन को ग्रहण करता है और इसे ही बोलते हैं याद रखना अमीबा का कूटपाद। ओके, क्लियर है साथियों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। हम बात करते हैं
जो लार होती है, लार मानव शरीर की जो लार होती है साथियों, ये कौन स्त्रावित करता है? मानव शरीर की जो लार होगी इसका स्त्रावण किसके द्वारा होगा? तो हमारी लार ग्रंथियों के द्वारा इसका स्त्रावण होगा साथियों। हमारी जो लार ग्रंथियां होंगी यह किसका स्त्रावण करेंगी? लार का स्त्रावण करेंगी। हमारी लार ग्रंथियां कहां पर होती हैं सर? हमारे मुख में होती हैं, मुख में होती हैं। सर कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? लार ग्रंथियों की संख्या ध्यान रखिए साथियों, लार ग्रंथियों की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। सर कितने प्रकार की होती है? मेरे प्यारे साथियों लार ग्रंथियों का प्रकार कितना होता है बताएंगे, याद रखना 3 प्रकार होती हैं। आप बोलेंगे सर प्रकार 3 संख्या 6 कैसे? मेरे प्यारे साथियों जो एक टाइप की होगी वो हमारे चीक्स में, गाल में होगी। एक टाइप की जो दूसरे टाइप की होगी कहना चाहिए वो हमारे याद में यहां पर होगी। इसके साथ में अगर हम बात करें जो तीसरे टाइप की होगी वो याद में हमारे अंदर का जो ये हिस्सा है, ये जो हमारा अंदर का हिस्सा है, या मैं कह सकता हूं ये कान के जो बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र होगा वहां पर होगी। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। कुल कितनी होती हैं बताएंगे तो याद ना 6 होती हैं साथियों। एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि लार ग्रंथि, माफ कीजिएगा, जो लार है इसका पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि लार का पीएच मान कितना है? मेरे प्यारे साथियों 6.8 पीएच मान होता है। ओके आप बोल रहे होंगे सर 1 मिनट रुक जाइए, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या था हमारा? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों ये हमने फैक्ट पढ़ लिए। अब चलते हैं हम याद ना लार के अंदर। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें जो हमारी लार होती है इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं साथियों। पहले का नाम होता है टाइलिन। पहले का नाम क्या है साथियों? टाइलिन। जी हाँ आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और एंजाइम होता है साथियों, ध्यान रखना एक और एंजाइम है। इस एंजाइम को हम किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिए साथियों, अगर हम बात करें टाइलिन तो है ही है, साथ में अगर बात करें एक और एंजाइम पाया जाएगा जिसे हम बोलेंगे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के नाम से जानते हैं साथियों। तो कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले कौन सा होता है सर? टाइलिन होता है। दूसरा क्या होता है सर? लाइसोजाइम होता है। कार्य भी पढ़ते हुए चलिए साथियों। कार्य क्या होते हैं? जो टाइलिन होगा साथियों, टाइलिन होगा जो मुख में आया हुआ भोजन होगा इसके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। जी हाँ जो टाइलिन होता है याद रखना यह हमारे मुख में आए हुए भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पढ़ते चलिए साथियों, मतलब ये हुआ कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख से। मुख में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट। किसका प्रारंभ होता है बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट। आपके मन में फिर एक द्वंद्व आएगा, सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन, आप तो बोले रहे कि स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन होता है। मेरे प्यारे साथियों स्टार्च क्या है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च तो स्टार्च का पाचन मुख में होता है और स्टार्च किसमें कन्वर्ट होता है साथियों? ध्यान रखना माल्टोज में होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि हम जब रोटी खाते हैं, याद रखना रोटी खाते हैं तो रोटी को चबाने के उपरांत वो हमें मीठी लगने लगती है। क्यों लगने लगती है? क्योंकि वहां पर जो स्टार्च था वह स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो गया? माल्टोज में। मेरे प्यारे साथियों रिवाइज कर लीजिए एक बार। हमने क्वेश्चन देखे कि भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? टाइलिन हो जाएगा। टाइलिन किसको किसमें कन्वर्ट करेगा साथियों? तो टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अगर बात करें लार जो है ये कहां से किससे स्त्रावित होगा? लार ग्रंथियों से स्त्रावित होगा। लार ग्रंथियां कहां पर होंगी? मुख में होंगी साथियों। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है साथियों। कितने प्रकार की होती है लार ग्रंथियां? 3 प्रकार की होती हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। लार में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 2 प्रकार के। पहले कौन से होंगे? टाइलिन, दूसरे होंगे बताएंगे लाइसोजाइम प्रकार का होगा। सर लाइसोजाइम का काम क्या है? लाइसोजाइम का काम होता है मुख में आए हुए, याद रखिएगा, जो हानिकारक कीटाणु है, बैक्टीरिया है, इनको नष्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम करेगा। ओके क्लियर है? चलिए थम्स अप कर दीजिएगा। इसके बाद में उपरांत याद रखिएगा कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर भी आपको बकायदा दिया जाएगा। ओके क्लियर है साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नई बातचीत करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के तहत।
ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो किसका प्रयोग करती है? ऑप्शन देख लीजिए, अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या सुक्रोज का। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्लूकोज। क्या हो जाएगा बताएंगे? ग्लूकोज हो जाएगा, यह भी ध्यान रखिए। तो याद रखें, जो कोशिका होती है ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करती बताएंगे? ग्लूकोज का प्रयोग करती है, ये ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है? मेरे प्यारे साथियों 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सर एटीपी क्या है? फुल फॉर्म बता दीजिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है बताएंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका बोलेंगे याद ना, पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है साथियों, तो याद ना, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करेगी? ग्लूकोज का प्रयोग करेगी, ध्यान रखना, ना कि अमीनो अम्ल का, वसा का नहीं, और बताएंगे सुक्रोज का तो बिल्कुल नहीं। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? राइट आंसर आएगा प्यारे साथियों विसरण। किस विधि के माध्यम से? विसरण विधि के माध्यम से। जो याद रखना, ऑक्सीजन होता है ये बाहरी वातावरण से याद रखना कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ साथी लगा भी रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या फिर प्रोटीन। राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों सुक्रोज। क्या बताएंगे? सुक्रोज। जी हाँ, जो खाद्य पदार्थ है इनका पौधों में जो मुख्य रूप से स्थानांतरण होता है या रूपांतरण होता है बताएंगे सुक्रोज के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ऑप्शन देख लीजिए, 90/60, दूसरा ऑप्शन है 120/80, 200/130, तीसरा ऑप्शन है 200/130, चौथा ऑप्शन है 140/160। लगाइए राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 याद रखिएगा 80। जी हाँ, एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होना चाहिए साथियों वो 120/80 होना चाहिए, mmH होना चाहिए, mmHg होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है साथियों। इसके अंदर अगर पूछ ले कि ये Hg क्या है तो Hg पारा है साथियों, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसको बोलते हैं ना सामान्य रक्तचाप। अगर ये बढ़ जाता है, मान लीजिए कि अगर ये बढ़ जाता है तो बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? बढ़ जाने पर जो बीमारी होती है इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं साथियों? हाइपरटेंशन के नाम से इसे हम जानते हैं। और अगर यह यादना घट जाए और अगर यह सामान्य से घट जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं साथियों? हाइपोटेंशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। समझ पा रहे हैं आप? क्या पढ़े आपने? याद रखना, जो मानव शरीर का रक्तचाप है वो 120/80 mmHg होना चाहिए। ये डिजिट भी ध्यान रखिएगा साथियों, mmHg होना चाहिए। अगर यह बढ़ जाता तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। घट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताएंगे? हाइपोटेंशन हो जाएगा। पक्की बात है साथियों। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है, यह क्वेश्चन है साथियों। तो मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम देखेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, पायामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताएं उससे पहले आपके आंसर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि मान लीजिए यह मस्तिष्क है, इसे रफ करते हैं। मान लीजिए यह मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क के ऊपर याद रखना एक पतली झिल्ली पाई जाती है, और यह 3 स्तरीय झिल्ली होती है। जी हाँ, यह त्रिस्तरीय झिल्ली होती है, यह भी ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथियों। यह जो मानव मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क के ऊपर याद रखिएगा 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इस पर भी हम आज बात करेंगे।
ये 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाएंगी। जो सबसे ऊपर की झिल्ली है याद रखना, इसे हम किस नाम से जानते हैं? सबसे ऊपर की जो झिल्ली दिखाई देती है इसे हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं साथियों? ड्यूरा मैटर बोल देते हैं, तो ड्यूरा मैटर है। मध्य झिल्ली को हम बोलेंगे याद ना पाया मैटर, पाया मैटर। और फिर जो तीसरी झिल्ली होती है याद ना, इसे बोलते हैं एरेकनाइड। क्या बोलते हैं बताएंगे? एरेकनाइड बोल देते हैं। तो प्यारे साथियों, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेकनाइड, इन तीनों में याद रखना जो ड्यूरा मैटर है सबसे बाहरी झिल्ली है। ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी झिल्ली है, यह ध्यान रखना। तो मानव शरीर की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी बताएंगे? ड्यूरा मैटर है। क्वेश्चन समझिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के ऊपर कौन सी 3 झिल्लियां पाई जाती हैं बताएंगे? तो 3 झिल्ली पाई जाती हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेकनाइड। इन तीनों झिल्लियों का समूह क्या कहलाता है? इन तीनों झिल्लियों का जो समूह कहलाएगा साथियों, इसे बोलते हैं याद ना मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं इसे? मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस झिल्ली कितने झिल्लियों का स्वरूप है बताएंगे? 3 झिल्लियों का। कौन कौन सी झिल्ली आएंगी? पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेकनाइड। ड्यूरा मैटर जो है सबसे बाहरी झिल्ली है, यह भी ध्यान रखिए। इन तीनों झिल्लियों के मध्य, इन तीनों झिल्लियों के मध्य, जी हाँ साथियों, इन तीनों झिल्लियों के मध्य एक फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस द्रव को हम लोग बोलते हैं साथियों, ध्यान रखना, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। क्या बोलेंगे? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव के नाम से, फ्लूइड के नाम से हम इसे जानते हैं। तो क्या पढ़ा साथियों आपने अब तक? आपने अब तक यह पढ़ा है मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है साथियों? इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? ड्यूरा मैटर। और दो कौन सी झिल्लियां होती हैं सर? तो और जो 2 शेष बची झिल्ली है इनका नाम है एरेकनाइड और पाया मैटर। इनके मध्य में कौन सा फ्लूइड भरा रहेगा? इनको बोलेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलेंगे। तीनों झिल्लियों का समाग्रह क्या कहलाएगा बताएंगे? मेनिनजाइटिस। और ध्यान रखिए साथियों, मेनिनजाइटिस एक रोग होता है जो किससे संबंधित है? मानव मस्तिष्क से संबंधित है। जब मेनिनजाइटिस झिल्ली में सूजन आ जाएगी किसी वजह से, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताइए? मेनिनजाइटिस डिसीज के नाम से हम इसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे चर्चा करते हैं। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्टिकल पाली, ग्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्राणेंद्रिय पाली। क्या बोलते हैं इसे? ग्राणेंद्रिय पाली। जी हाँ, आपके राइट आंसर है साथियों। जिस प्रकार से आप कमेंट कर पा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। याद रखना, ग्राणेंद्रिय पाली के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ग्राणेंद्रिय पाली है, याद रखना, ये मानव मस्तिष्क में होती है और गंध पहचानने के लिए उत्तरदायी होती है। मेरे प्यारे साथियों, यह हमारे मनुष्य शरीर में कम विकसित होती है, लेकिन जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर वेल्स होती हैं, जो ब्लू वेल्स होती है उनके अंदर ये अधिक विकसित होती है। इसीलिए याद रखना, जो डॉग्स होते हैं वो हमसे अधिक गंध पहचानने की क्षमता रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई के लिए क्या उत्तरदायी है? अर्थात मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? प्यारे साथियों, हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन किए थे। मनुष्य के अंदर बुद्धि यानी कि सोचने समझने की क्षमता के लिए क्या उत्तरदायी है बताएंगे? सेरिब्रम। क्या उत्तरदायी साथियों? सेरिब्रम उत्तरदायी है। आगे बढ़ जाते हैं। सोलर कुकर में, मेरे प्यारे साथियों, फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर के अंदर याद ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, जो हमारा सोलर कुकर होता है इसके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके अंदर ध्यान रखना, हम प्रयोग करते हैं बताएंगे अवतल दर्पण का। जी हाँ, हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये 10th का प्रैक्टिकल था, आप लोगों को याद होगा जहां तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जब हम याद रखना दांत टीथ में जो कैविटी हो जाती है उसको जांचने के लिए, चेक कराने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वह उस कैविटी को बड़े स्वरूप में देखने के लिए एक दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उस दर्पण को हम किस नाम से जानते हैं बताएंगे? अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। जिन साथियों के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल वही सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए।
आगे बढ़े साथियों, हीरे का अपवर्तनांक, इसको घोट के पी जाइए साथियों, ध्यान रखना एग्जाम में उतरेगा। प्यारे साथियों, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का जो अपवर्तनांक होता है मेरे प्यारे साथियों कितना होता है? 2.42। जी हाँ, 2.42 अर्थात राइट आंसर आएगा डी। क्या आएगा साथियों? डी आएगा। रखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक कितना है साथियों बताएंगे? 2.42 हीरे का अपवर्तनांक है, घोट के पी लीजिए साथियों। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ जो दर्पण होता है वो क्या कौन सा दर्पण होता है? क्वेश्चन ये है कि मोटर गाड़ी जो चालक होते हैं इनके सामने जो दर्पण लगा हुआ होता है वो कौन सा दर्पण होता है? कीप इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द मिरर व्हीकल या मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कौन सा मिरर होता है ये बताना है आपको मेरे प्यारे साथियों। ये दर्पण होता है बताएंगे, याद रखना उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है बताएंगे? उत्तल दर्पण होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। ओके, आज का 21वां क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, हेलियोफाइट, थियोफाइट, सियोकाइटस या इनमें से कोई नहीं। लगाइए राइट आंसर, लगाइए साथियों, कमेंट कीजिए। जी मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइटस। क्या बोलते हैं इन्हें? सियोकाइटस के नाम से हम इन्हें जानते हैं, ध्यान रखना। तो सियोकाइटस होता है, ये छाया में पनपने वाले पौधे को हम बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22वां देख लीजिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य जो श्वसन अंग है वह क्या है? व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस? राइट आंसर आएगा साथियों, राइट आंसर आने वाला है साथियों इस क्वेश्चन का। राइट आंसर है फेफड़े, लंग्स। जी हाँ, सभी ने राइट आंसर दिए हैं मेरे प्यारे साथियों, फेफड़े या लंग्स। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है साथियों, कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव शरीर के सबसे मुख्य श्वसन अंग फेफड़े की कार्यात्मक इकाई क्या है? साथियों आंसर याद रखिएगा। अगर हम बात करें जो फेफड़े हैं एक मुख्य श्वसन इकाई है, और बात करें फेफड़ों की, बात करें फेफड़ों की, याद रखना ये जो फेफड़े होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है साथियों बताएंगे? 2 होती है। इनका आकार कैसा होता है साथियों? तो इनका आकार होता है शंक्वाकार। कैसा होता है साथियों? शंक्वाकार इनका आकार होता है। और जैसे कि आपके कमेंट आ भी रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, फेफड़ों की जो कार्यात्मक इकाई होती है, फेफड़ों की जो कार्यात्मक इकाई होती है इसे बोलते हैं, याद रखना, एल्वियोली, या इसे हम बोलते हैं, याद रखना, वायु कोश के नाम से हम इसे जानते हैं, याद रखना, वायु कुपिकाओं के नाम से हम इसे जानते हैं। तो अगर आपने यह कमेंट में लिखा है तो याद रखिए आप सभी सही हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है साथियों? कार्यात्मक इकाई का नाम है वायु कुपिका। क्या बोलते हैं साथियों? वायु कुपिका के नाम से हम इसे जानते हैं। पक्की बात है, एल्वियोली इंग्लिश में बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, इनमें से ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात याद रखना टीबी बीमारी जो है यह भी किससे संबंधित बताएंगे? श्वसन तंत्र से संबंधित है। और अगर बात करें निमोनिया, यह भी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा आज का 24वां क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों ध्यान रखिए, कुछ देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन का राइट आंसर डिस्कशन किया था कि जो मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप है, सामान्य रक्तचाप है, ये कितना होता है साथियों बताएंगे? याद ना 120/80। कितना होता है? 120/80। लेकिन यह रक्तचाप अगर बढ़ जाए, मान लीजिए 130/80 हो जाए, तो इसे अपन लोग क्या बोलते बताएंगे? हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। लेकिन अगर ये घट जाए 110/80 हो जाए तो इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं साथियों? हाइपोटेंशन। जी हाँ, आपके बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे हाइपरटेंशन। और कम हो जाए रक्तचाप तो क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। समझ पा रहे हैं साथियों? चलिए हमारा आज का 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? व्हाट इज द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द फिशेस? ऑप्शन देख लीजिए साथियों, अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर अमोनिया। जी हाँ, शायद आपको चौथा ऑप्शन ना दिखाई दे रहा हो। राइट आंसर है साथियों, चौथा ऑप्शन है साथियों अमोनिया। जी लगाइए, कमेंट में लगाइए, कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया।
तो जो हमारी फिशेस होती हैं याद ना, ये किसका उत्सर्जन करती हैं? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में तो अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। और चूंकि हमारी मछलियां याद रखना, जो मछलियां होती हैं ये अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बताएंगे? अमीनोटैलिक। क्या बोलते हैं इन्हें? अमीनोटैलिक बोल देते हैं। तो अमीनोटैलिक के नाम से इन्हें जानते हैं साथियों। पक्की बात है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों, चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा आज का 26वां क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? By which process excess water is removed from the plants? ऑप्शन देख लीजिए, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा बताएंगे? वाष्पोत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे आज के 27वें क्वेश्चन पर। हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन है पत्तियों को, हरित लवक को, स्टोमाटा को या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ऑर्गन? ओके, राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों को। जी हाँ, पौधों के अंदर याद रखना, जो पत्तियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो फोटोसिंथेसिस है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, संश्लेषण की क्रिया है, याद रखना ये किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं यह होती हैं बताएंगे CO2। क्या चाहिए होता है? CO2 ये चाहिए होता है, इसमें चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश, इसमें चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश, और कुछ मात्रा में चाहिए होता है जलवाष्प। क्या चाहिए होता है साथियों? जलवाष्प। प्यारे साथियों, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है बताएंगे? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? हरित लवक। कौन सा होता है साथियों? हरित लवक उत्तरदायी होता है। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा साथियों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है, यह भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें उत्तरदायी होती हैं? CO2 का होना अनिवार्य है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का होना अनिवार्य है, और जलवाष्प का होना अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है? पत्तियों में होती है। और ये किसके लिए उत्तरदायी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या उत्तरदायी बताएंगे? हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल उत्तरदायी है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है बताएंगे? मैग्नीशियम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा आज का 28वां क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स? ऑप्शन देख लीजिए, जड़, रंध्र, टहनी, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बताएंगे रंध्र। क्या बताएंगे? रंध्र। अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई उसमें किसका हमने प्रयोग किए बताएंगे? CO2 का। तो एनवायरनमेंट से CO2 आ रही है पौधों के अंदर। जब पौधों में भोजन का निर्माण होगा तो क्या छोड़ेंगे पौधे? गैस छोड़ेंगे। तो CO2 का पौधे के अंदर आना और O2 का एनवायरनमेंट में जाना, ये किसके माध्यम से संपन्न होगा बताएंगे? रंध्र के माध्यम से संपन्न होगा। क्लियर है साथियों? डिस्कस करते हैं हमारे आज के 30वें क्वेश्चन में। हमारा आज का 30वां क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? What type of reaction is the digestion of food? ऑप्शन देख लीजिए, उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, उपचयन। क्या बोलते हैं इसे? उपचयन के नाम से जानते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? नेम्ड द वर्ड हार्मोन। हार्मोन शब्द किसने दिया है? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट, ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिन और बाउन पोस्टर।
कुछ विद्यार्थियों की गलत आंसर है यहाँ पर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेलिस और स्टार्लिन। क्या है साथियों? वेलिस और स्टार्लिन जो है बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वेलिस और स्टार्लिन जो हुए इन्होंने हार्मोन शब्द बोलेंगे दिया था। ओके, आगे बढ़ जाइए। हमारा आज का 32वां क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? इफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन। तो ऑप्शन देख लीजिए, एसिसियंस ने, डार्विन ने, मेंडल ने, बेबिलियंस ने। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेंडल ने। जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने पृथक्करण का नियम दिया था, सेग्रीगेशन का नियम इन्होंने प्रदान किया था। ओके, हमारा आज का 33वां क्वेश्चन देखिए साथियों, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? Who first used the word biology? बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन देखिए, लेमार्क तथा ट्रेविरनस, वॉन मॉल ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु महोदय ने। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क और ट्रेविरनस ने। जी हाँ, जो जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी शब्द है, ये किसने दिया बताएंगे? लेमार्क और ट्रेविरनस ने दिया है। जो अरस्तु है, इन्हें जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। तो शब्द किसने दिया है साथियों? तो जीव विज्ञान शब्द देने वाले विद्वान कौन है बताएंगे? लेमार्क और ट्रेविरनस। लेकिन जीव विज्ञान के फादर किसको बोलते हैं? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो राइट आंसर आएगा बताएंगे, याद रखना कौन आने वाला है? अरस्तु। कौन आने वाले हैं? अरस्तु महोदय आने वाले हैं, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। Who is known the father of botany? बॉटनी के जनक कौन है साथियों? थियोसफेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थियोसफेस्टस। क्या हो जाएगा साथियों? थियोसफेस्टस। जी हाँ, थियोसफेस्टस को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। मेरे प्यारे साथियों, एक बार एक डायग्राम देख लीजिए, यह डायग्राम देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, याद रखना, विज्ञान की, विज्ञान जो है याद रखना कितनी शाखाओं से मिलकर बना है? विज्ञान 2 शाखाओं से मिलकर बना है। पहली शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम लोग बोलते हैं बताएंगे जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जनक कौन है साथियों? अरस्तु हैं। कौन है साथियों? अरस्तु हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करें, एक शाखा होती है जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। और इसके जो जनक है कौन है बताएंगे? थियोसफेस्टस। इसके जनक हैं थियोसफेस्टस हैं साथियों। और अगर बात की जाए बताएंगे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के जनक कौन है बताएंगे? याद ना, लेवासिए। कौन है साथियों? लेवासिए हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे थियोसफेस्टस। कौन हो जाएगा? थियोसफेस्टस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीज इन फाइकोलॉजी? स्टार बना के ध्यान रखिए साथियों इस क्वेश्चन को। इसमें सवालों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बताएंगे? सवालों का। मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। जी हाँ, कमेंट कीजिए साथियों और बताइए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का 38वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने की में मदद करता है या हेल्प करता है? ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। जी हाँ, रक्त का थक्का जमाने में, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के किस में सहायता करता है साथियों बताएंगे? रक्त का थक्का। नए साथी, नए विद्यार्थी यह जानना चाहेंगे, सर ये रक्त का थक्का क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों, आपने ये चीज देखी होगी, महसूस की होगी कि जब कभी हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो हमारे चोट लगे हुए स्थान से ब्लडिंग होने लगती है, ब्लड बहने लगता है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ समय के उपरांत हमने यह देखा कि वह ब्लडिंग रुक जाती है। तो रक्त का बहते बहते याद रखना रुक जाना, यानी कि उसका रुक जाना, उसका बहना बंद हो जाना, यह क्रिया कहलाती बताएंगे रक्त का थक्का जमना। क्या कहलाता बताएंगे? रक्त का थक्का जमना। और इसके लिए उत्तरदायी क्या है बताएंगे? विटामिन के उत्तरदायी है। मेरे प्यारे साथियों, विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बताएंगे? रेटिनॉल। क्या है बताएंगे? रेटिनॉल है साथियों। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल।
विटामिन बी का रासायनिक नाम है साथियों थायमिन। क्या बताएंगे? थायमिन बताएंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या बताएंगे? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक याद रखना एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसे जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। चौथा विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी है, इसको क्या बोलते हैं बताएंगे? याद रखना विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं बताएंगे? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल बोल देते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या बताएंगे? याद रखिएगा टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल के नाम से। जी हाँ, इसे टोकोफेरॉल के नाम से, फेरॉल के नाम से जानते हैं साथियों। और विटामिन के का नाम क्या बताएंगे? फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन के नाम से, फिलोक्विनोन के नाम से इसे जानते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। गांठ बांध लीजिएगा, हर एक पॉइंट आपको रटना है साथियों। क्लियर है बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। माफी चाहते हैं, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं? पावर हाउस, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? मेरे प्यारे साथियों, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह हम कहते हैं, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ऊर्जा का संचय किसके रूप में करती है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का संचय याद रखना एटीपी, मेरे प्यारे साथियों, एटीपी के रूप में करती है। और प्यारे साथियों, हमारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखिए साथियों, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बताएंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी एटीपी का संचय होता है बताएंगे? 38 एटीपी का संचय होता है साथियों। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर में किस अंग में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, मानव शरीर के किस अंग में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है? इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेसेस? राइट आंसर देख लीजिए। राइट आंसर देखिए, उससे पहले ऑप्शन देख लीजिए, पैनक्रियाज, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना, हमारा जो पाचन होता है अधिकांश रूप से कहां पर होता है बताएंगे? छोटी आंत में। मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए यह मुख है, यह मुख है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, यह मुख है। इसके बाद में बात करें तो ये क्या हमारा? अमाशय है। अमाशय के बाद में हम देखें तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या दिखाई दे रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है। और याद रखिएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा प्यारे साथियों इस बात को, इसको हम बोलते हैं छोटी आंत, जो भी बनाई जा रही छोटी आंत है। और छोटी आंत एंड हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से क्या प्रारंभ हो जाएगी साथियों? बड़ी आंत। क्या प्रारंभ हो जाएगी? बड़ी आंत। तो ये जो बाहर में बनाई जा रही है ये है बड़ी आंत। इसको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं लगभग इस तरह से। तो ये आपको स्मॉल नहीं लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है। इसके पहले जो बनाई गई यह छोटी आंत है। और मानव शरीर में सबसे अधिक जो भोजन का पाचन होता है यह छोटी आंत में संपन्न होता है। यहाँ से 2 फैक्ट पढ़ते हुए चलिए। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से हुआ है साथियों? मुख से प्रारंभ हुआ है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करे थे। भोजन का पाचन खत्म कहाँ पर होता बताएंगे? छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, जल का अवशोषण होता है। ध्यान रखिए साथियों, क्लियर रहेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 41वां क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, अंत तक बने रहना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको नंबर देकर जाएगा साथियों। और वही क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बना तो ध्यान रखना, 1 नंबर और 1 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होंगे याद रखना, उससे आप या तो आगे हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, या तो याद रखना आप पीछे हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाएगा बताएंगे? टाइलिन। टाइलिन के साथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। हाँ जी बिल्कुल, तो टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक, जी हाँ ब्लड बैंक कहते हैं? याद रखिएगा, विच इज द कॉल्ड द बैंक, ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन देख लीजिए, लीवर, हृदय, प्लीहा, किडनी।
मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्लीहा। क्या होगा बताएंगे? प्लीहा, जिसे स्प्लीन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा आज का 43वां क्वेश्चन देखिए साथियों, मनुष्य में रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मानव रुधिर होता है, मानव रुधिर होता है साथियों। मानव रुधिर है, ये कितने प्रकार से या किस से मिलकर बना होता है? तो यह बना होता है प्लाज्मा से, यह बना होता है प्लाज्मा से। और याद ना, प्लाज्मा कितने परसेंट होगा? 55 से 60% होगा। बात करें और किससे मिलकर बना होता है? रुधिर कणिकाओं से। किससे मिलकर बना होता है? रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। और रुधिर कणिकाओं को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, ब्लड सेल्स के नाम से इन्हें हम जानते हैं। अगर बात करें ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं। 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं। पहली होती है जिनको बोलते हैं आरबीसी, दूसरी होती है याद रखना जिनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है इनको बोलते हैं याद रखना ब्लड प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। और जो हमारी आरबीसी होती है साथियों, आरबीसी होती है, अगर हम बात करें तो इसी आरबीसी में क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन। क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या मिलेगा साथियों? याद रखना लोहा। क्या मिलेगा? लोहा अर्थात आयरन। क्या मिलेगा? आयरन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों लोहा अर्थात आयरन। ओके। और आयरन की कमी से होने वाला, जी हाँ, इसी आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है इसको हम बोलते हैं याद ना एनीमिया। क्या बोलते हैं साथियों? एनीमिया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आज का 44वां क्वेश्चन है, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? जी हाँ, जैसे मान लीजिए अपन ने दाल खाए तो दाल में क्या मिलेगा साथियों? प्रोटीन मिलेगा। हमने सोयाबीन ग्रहण करे, सोयाबीन में क्या मिलेगा? प्रोटीन। हमने मूंगफली ग्रहण करे, क्या मिलेगा? प्रोटीन। जब प्रोटीन मुख में जाएगा तो मुख में याद रखना या पेट में जाएगा तो उसका पाचन होगा। तो प्रोटीन का जब पाचन होगा तो उसको किसमें तोड़ा जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, ग्लूकोज में तोड़ेंगे? नहीं सर, ग्लूकोज में तो तोड़ेंगे ही नहीं। शर्करा में तोड़ेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। बहुत बढ़िया साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं आपके। राइट आंसर आएगा अमीनो अम्ल। क्या आएगा साथियों? अमीनो अम्ल। जब राइट आंसर आ ही गया है तो समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे साथियों। ये क्यों एग्जाम में उतरेगा क्वेश्चन, एग्जाम में उतरेगा क्वेश्चन की प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से थे? तो प्रोटीन की कमी से जो 2 रोग होते हैं इनके बारे में विशेष रूप से आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहला रोग है, इसे बोलते हैं याद ना क्वार्सी योरकर। क्या बोलते हैं? क्वार्सी योरकर बोल देते हैं, क्वार्सी योरकर। और दूसरा होता है बताएंगे मरास्मस। क्या होता है साथियों? मरास्मस होता है। जी हाँ, मरास्मस जो है बताएंगे ये भी एक डिसीज है। और क्वार्सी योरकर और मरास्मस जो रोग होते हैं याद रखना या प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। एग्जाम में उतरेगा क्वेश्चन साथियों, अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के 45वें क्वेश्चन की तरफ में। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में कहां उपस्थित होती है? पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में कहां पर उपस्थित होती है? वेयर इज द पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन देख लीजिए, लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में, गुर्दे में अर्थात किडनी में। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। कहां पर होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क किसका पार्ट है साथियों? बोलेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसका पार्ट है बताएंगे? हमारे नर्वस सिस्टम का। किसका बताएंगे? नर्वस सिस्टम का। ओके साथियों, ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ते हैं आज के 46वें क्वेश्चन में। गर्भाशय में भ्रूण के अंदर किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। जो गर्भाशय के अंदर भ्रूण का जो लिंग निर्धारित होता है यह याद रखना पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है साथियों। यह भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसको डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना, मान लीजिए ये याद रखना मनुष्य है, मनुष्य में याद रखना ये है मेल और बताएंगे याद रखना ये है फीमेल। इनके अंदर जब निषेचन की क्रिया होगी तो याद रखना मनुष्य में जो मेल है, मेल के अंदर पाए जाएंगे 22 जोड़े गुणसूत्र। होते 23 जोड़े हैं लेकिन उन 22 जोड़ों को बोलते हैं याद ना ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इन्हें? ऑटोसोम्स बोलते हैं। 23वां जो जोड़ा होगा, ध्यान दीजिए, 23 नहीं बोल रहे हैं, 23वां जोड़ा जो होगा वह जो होगा इसे बोलेंगे सेक्सुअल गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलेंगे। और यह पुरुषों में क्या होगा बताएंगे? XY। क्या होगा साथियों? XY होगा।
महिलाओं के अंदर बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे, 23 में से जो 22 होंगे इनको तो ऑटोसोम्स बोलेंगे। 23वें जोड़े गुणसूत्र को क्या बोलेंगे साथियों, 23वें जोड़े गुणसूत्र को बोलेंगे, याद रखना, XX, और इसे बोलेंगे सेक्सुअल गुणसूत्र। लेकिन फीमेल के अंदर 23वां जोड़ा कौन सा होगा, XX। मेल के अंदर कौन सा होगा बताएंगे, XY होगा। पक्की बात है साथियों। अब जब निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी तो याद रखिएगा, मेल से क्या निकलेगा बताएंगे, स्पर्म का उत्सर्जन होगा, स्पर्म का उत्सर्जन होगा। और जो फीमेल होंगी, याद रखना, इनसे किसका उत्सर्जन होने वाला है, ओवरी, किसका उत्सर्जन होने वाला है, ओवरी का। तो जब स्पर्म और ओवरी की बात करें तो स्पर्म के अंदर अगर XY में 23वें जोड़े में से अगर X आया, और अगर याद ना फीमेल जो है इनके भी XY में से क्या आने वाला है, X ही आने वाला है, X आने वाला है। और इस स्पर्म और ओवरी के मिलने से जो जायगोट बनेगा, मानव शरीर की पहली कोशिका, मानव शरीर की जो पहली कोशिका बनेगी, जायगोट बनेगी, एम्ब्रियोन बनेगा, जायगोट बनेगा। तो इस जायगोट का लिंग क्या होने वाला है बताएंगे, याद ना, XX होगा। और XX होगा तो ये जो बेबी होगा बताएंगे ये फीमेल होगा। लेकिन अगर ये पुरुष के 23वें गुणसूत्र में से इस X के स्थान पर क्या आ जाए साथियों, इस X के स्थान पर आ जाए Y, क्या आ जाए Y, तो इस भ्रूण का लिंग क्या होगा साथियों बताना, याद ना, मेल होगा। क्योंकि याद ना जो 23वां जोड़ा बनेगा इस बच्चे का वो बनेगा बताएंगे XY, क्या बन जाएगा, XY। इसीलिए बच्चे का लिंग हो जाएगा बताएंगे मेल, क्या हो जाएगा, मेल। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है यह पिता के गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। पक्की बात है साथियों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र महिला शिशु के लिए उत्तरदायी है, हम डिस्कस कर लिए भैया। महिला शिशु के लिए बात करेंगे तो महिला शिशु में क्या होगा भैया, XX होगा। और अगर याद ना, ये महिला शिशु के लिए बात कर रहे हैं, और अगर पुरुष शिशु होगा तो उसमें क्या होगा, XY होगा बताएंगे, मेल बच्चे में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, XX, क्या हो जाएगा साथियों, XX जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द बोन कॉल्ड टीबिया फाउंड, टीबिया फाउंड। तो याद रखना, टीबिया जो हमारी हड्डी होती है, अस्थि होती है, ये कहां पर पाई जाती है, खोपड़ी में, हाथों में, मुंह में, टांगों में। मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर आएगा बताएंगे टांगों में, याद रखना टांगों में। कुछ फैक्ट में बात कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, क्या होती है साथियों, फीमर। सबसे छोटी अस्थि को क्या बोलते हैं, सबसे छोटी अस्थि होती बताएंगे, इसको बोलते हैं स्टापेस, क्या बोलते हैं इसे, स्टापेस बोलते हैं। अच्छा, फीमर कहां की होती है, जांग की होती है। स्टापेस कहां की होती है साथियों, कान की होती है। अब बात करते हैं जो हमारे पैर हैं, लेग हैं, वहां की अस्थि कौन कौन सी होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे पैर हैं, लेग हैं, वहां की जो अस्थि होती है उसमें पहली होती है फीमर। जी हाँ, मान लीजिए कि ये हमारे पैर की जो जांग है, जांग की अस्थि फीमर है, तो इसको बोलते हैं फीमर। फीमर के बाद में जो हमारा घुटना है, वहां पर एक कटोरी नुमा संरचना है, उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं साथियों, पटेला, इसे कहते हैं पटेला। इसे जो जांग की अस्थि है इसको बोलते हैं फीमर, और फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, ध्यान रखना। इसको यहाँ पर दो अस्थियां पाई जाएंगी, एक का नाम होगा बताएंगे टीबिया, एक का नाम होगा टीबिया, और एक का नाम होगा फिबुला। क्या होगा बताएंगे, फिबुला। तो एक का नाम है टीबिया, एक का नाम है फिबुला। तो जांग की अस्थि को हमने क्या बोल दिए, फीमर। घुटने की अस्थि को क्या बोल दिए, पटेला। फिर बताएंगे, याद रखना, फिर एक कौन सी होती है पटेला के नीचे, एक होगी टीबिया, एक होगी फिबुला। अब फिबुला के बाद में बोलते हैं टार्सल्स। इसके बाद में यहां पर कुछ याद ना बोन्स पाई जाएंगी, इनको बोलते हैं टार्सल्स। तो इनका नाम बताएंगे टार्सल्स, और टार्सल्स के बाद में याद ना जो अस्थियां पाई जाएंगी इनको बोलेंगे मेटाटार्सल्स। क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल्स बोलेंगे। और मेटाटार्सल्स के उपरांत अगर हम देखें तो जो हमारी पैरों की उंगलियां होती हैं इनको क्या बोलते हैं बताएंगे, फिलालेंज। क्या बोलते हैं साथियों, फिलालेंज के नाम से जानते हैं। पक्की बात है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सर ये बोन्स कौन सी होती है, तो मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट के लिए रुकिए, आपको पूरी
प्यारे साथियों, हम जिस अस्थि की बातचीत कर रहे थे वह अस्थियां यह है। आप इसको अच्छे से गौर से देखिए मेरे प्यारे साथियों। याद रखिएगा, यह जो अस्थि आपको दिखाई दे रही है यह है यादना फीमर है, और फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। ध्यान रखना, यह जो हमारे टखने के पास में, घुटने के पास में जो हमें अस्थि दिखाई देती है इसे बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं साथियों? पटेला। यह जो अस्थि दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं यादना टीबिया। इसके साथ में यह जो खड़ी अस्थि दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं फिबुला, इसको बोलते हैं फिबुला। इसके उपरांत बताएंगे यह जो हमारे पैर के पास में, अगर हम रंग चेंज कर दें इसको और अच्छे से अगर आपके लिए बताएं तो याद रखिएगा, यह जो आपको अस्थि दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं टार्सल्स, इसको बोलते हैं टार्सल्स। इसके नीचे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं मेटाटार्सल्स, और इसके बाद जो पैरों की उंगलियां होती इन्हें बोलते हैं फिलालेंज। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं चीजें आपको बिल्कुल विधिवत समझ में आ रही होंगी। प्यारे साथियों, आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, मनुष्यों में किसकी गति का पता लगाने के लिए ईसीजी टेस्ट किया जाता है? ईसीजी टेस्ट इज डन इन ह्यूमन टू फाइंड द आउट द स्पीड ऑफ। ऑप्शन है हृदय, किडनी, मस्तिष्क, फेफड़े। राइट आंसर बनेगा साथियों हृदय की गति जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताएंगे हम। तो याद रखिएगा, ईसीजी टेस्ट कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का टेस्ट कराते हैं। हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा आज का 50वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, कौन मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है साथियों बताएंगे? सेरिब्रम। क्या है साथियों? सेरिब्रम है। इस पर हमने पहले भी चर्चा कर ली है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके।